गुड मॉर्निंग। यूपीपीसीएल 2.0 चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, मैंने आप लोगों का यूपीपीसीएल 2 का सिलेबस डाल रखा है। आपने अगर हमारा पुराना वीडियो या पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर आप जाकर के हमारा सिलेबस देख सकते हैं। और इसके बाद सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है ये मैंने बहुत विस्तारपूर्वक सही से समझाया है। और यदि आई बटन आप नहीं लोकेट कर पा रहे हैं तो हमारे वीडियो के एंड में स्क्रीन पर कोई वीडियो आ जाएगा सिलेबस वाला, तो आप सिलेबस को देख सकते हैं। तो बच्चों, यूपीपीसीएल में जो चीज़ आती है, जो चीज़ पूछी जाती है, एग्जैक्ट हमको जो पढ़ना चाहिए वही मैंने उसमें डाला है। तो सिलेबस हमारा टेक्निकल का सिलेबस मैंने विस्तारपूर्वक बताया है। तो बच्चों, आज से हम आप लोगों का स्टार्ट कर रहे हैं टेक्निकल के लिए। सबसे पहले मूल शब्दावली एवं अवधारणा। बच्चों, मैं आप लोगों को यूपीपीसीएल के लिए जो टेक्निकल का पोर्शन 150 क्वेश्चन का आता है ये मैं विस्तारपूर्वक पढ़ाऊँगा। आपको रीजनिंग पढ़ाऊँगा, आपको जीके भी पढ़ाऊँगा और हिंदी जो आता है हिंदी भी मैं आपको पढ़ाऊँगा। मतलब आपको संपूर्ण तैयारी। कंप्यूटर के लिए बहुत सारे मैं आपको पीडीएफ दूंगा जिसमें टेस्ट आप मारेंगे। हैंड राइटिंग में बना हुआ होगा, कुछ हैंड राइटिंग में नहीं भी होगा, कंप्यूटर का बना हुआ होगा। तो बच्चों, आप लोगों को थोड़ा सा हमारे साथ मेहनत करनी है और थोड़ा सा सहयोग करना है हमारा। बस हमारे वीडियो को अपने मित्रों के साथ केवल शेयर जरूर करिए, बस इतना आप लोगों से निवेदन है। बाकी तो हम आप लोगों की ज़िंदगी तो केवल एक ही, ये चांस लास्ट चांस होगा आपका। जैसे कि हमारे थंबनेल पे लगा हुआ है कि आपका ये प्रयास अंतिम प्रयास होगा और इसी प्रयास में आपको पहले ही प्रयास में आपको सफलता मिलेगी। वो मिलेगी कैसे? जब हमारे साथ आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे। जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए, पढ़िए और वीडियो को पूरा देखिए। तो बच्चों, यहाँ सबसे पहले स्टार्ट होता है जो मूल शब्दावली और अवधारणाएँ हैं। इसमें बहुत सारी आपको परिभाषाएँ पढ़ने के लिए मिलेंगी और बहुत सारे नियम मिलेंगे जिन नियम के आधार पर आप जो है टेक्निकल का पोर्शन कवर कर सकते हैं। तो बच्चों, एक और हमारा हमेशा से ही रूल रहा है जब से मैं पढ़ाना चालू किया हूँ कि हर दिन कुछ ऐसा करो कि कम से कम 1 से 2 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएँ। तो इस हिसाब से लगभग आपको 100 दिन हमारे साथ रहना होगा। 100 दिन जब हमारे साथ आप रहेंगे तो 100 दिन के अंदर में आपका 150 क्वेश्चन आपको 100% कवर करवा दूँगा। तो बच्चों, हमारे साथ आ जाइए और हम आपको विस्तारपूर्वक हर चीज़ बताने की कोशिश करेंगे और परीक्षा आपकी बहुत अच्छी से निकल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा मूल शब्दावली में ये आपका चैप्टर नंबर जो है ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है। और इस फर्स्ट चैप्टर के साथ मैं आप लोगों का टेक्निकल का आज उद्घाटन कर रहा हूँ। ठीक है, और एक काम और करना, आप जब भी हमारा वीडियो देखने बैठना तो एक कॉपी और एक कलम लेकर के जरूर बैठना। जो मैं यहाँ बता रहा हूँ उसको आप 100% अपनी कॉपी पर समझ करके लिखते रहेंगे। ठीक है, और जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो एकता टेक्निकल के नाम से टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है। तो यहाँ आपकी हेडिंग नंबर फर्स्ट जो आएगी इसमें आपको ओम का नियम बताना है। ठीक है ना, ओम का नियम। ठीक है ना, ओम का नियम, ओम्स लॉ। ओम का नियम आपको बताया गया है, यहाँ पर विस्तारपूर्वक मैं बताने जा रहा हूँ। और इसमें से जितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको हर एक क्वेश्चन के बारे में सही से बताऊँगा। तो बच्चों, ओम का नियम क्या होता है सबसे पहले आप सुन लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद मैं लिख दूंगा यहाँ और आपको PDF भी दे दूंगा, उससे आप बढ़िया तरीके से अपना जो है ना लिख सकते हैं। तो बच्चों, जब आप परीक्षा हॉल में जाते हैं, एक बात और आपको बता दें, हमारा थोड़ा सा पढ़ाने का तरीका डिफरेंट है, सब लोगों से थोड़ा सा डिफरेंट है। क्योंकि जो आप परीक्षा हॉल में प्रत्यक्ष देखते हैं मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन उस आधार पर बताऊँगा। जैसे मान लो आप परीक्षा हॉल में अपना एक पेन लेकर के जरूर जाएंगे या अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है तो अंदर आपको पेन जरूर मिलेगा। तो पेन बराबर ओम का नियम होता है। वो कैसे होता है तो समझिए जरा कि जैसे आपने ये पेन पकड़ा है, जैसे मैंने पकड़ा है ऐसे आप पकड़ना है एक बार। और इसमें ये देखना कि जो मैंने ये पेन पकड़ा हुआ है इसमें इस पॉइंट की तरफ इधर से इधर की तरफ प्रवाहित होती है इसमें से इंक, तो इसको मानते हैं कि धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। अब इसको जब मैंने इस तरीके से अगर पकड़ा है तो यहाँ पर एक लेटर आपका बनता हुआ नजर आ रहा है जिसको इंग्लिश का अल्फाबेट V होता है। ठीक है ना, V के जैसा एक लेटर यहाँ बनता हुआ, इसमें प्रवाहित धारा हो रही है। तो बच्चों, कुछ नहीं, ओम के नियम में केवल इतना ही है, किसी धारावाही चालक में प्रवाहित होने वाली धारा जो होती है ये वोल्टेज के सीधे समानुपाती होती है। और यही ओम ने बताया था, जब किसी चालक पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं को स्थिर रखा जाए
और उनमें से प्रवाहित होने वाली धारा जो होती है ये वोल्टेज के सीधे समानुपाती होती है। ये ओम ने बताया था। ठीक है, ओम ने कहा था यहाँ कि जब किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं स्थिर रखी जाए तो चालक में बहने वाली धारा आई चालक के सिरों पर लगने वाली विभवांतर V के समानुपाती होती है। ये नियम दिया था सर जॉर्ज साइमन ओम ने, और इन्होंने बताया था कि जो चालक में बहने वाली जो धारा है आई, ये होती है समानुपाती V की। तो बच्चों यूपीपीसीएल जेईई में और टीजी2 में दोनों जगह ये प्रश्न पूछा गया है कि ओम के नियम के लिए निम्न में से क्या सत्य है, और आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा होगा V समानुपाती I, जो कि बिल्कुल गलत है। ये गलत है, ये आपका सही है, और एग्जामिनर इसी को सही मानता है। ठीक है, लेकिन इसको हम गलत भी नहीं ठहरा सकते हैं। इसके द्वारा हम ओम के नियम का कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर जो लिखा जाता है, अगर ये हम नियतांक हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका IR = V, या यहाँ पर हम लिखेंगे V = IR। ठीक है, अब दोनों को जरा देखेंगे एक जैसे मैच हो रहे हैं, परंतु एग्जामिनर इसको मानता है। ये दोनों, ये और ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल उसमें ऑप्शन में रहते हैं, परंतु इस वाले को एग्जामिनर ने गलत माना है, इसको सही माना। आप याद रखना I समानुपाती V होता है, V समानुपाती I नहीं होता है। लेकिन हम जब कैलकुलेट करेंगे तो इसको इस आधार पर करेंगे। अब देखते हैं कि इसमें से जो R आपका है ये कैसे निकल करके आता है। यहाँ से R = हम लोग लिख सकते हैं V/I। जो R होता है ये क्या होता है बच्चों, ये होता है आपका कांस्टेंट। ठीक है, ये होता है कांस्टेंट, जिसको हम नियतांक कहते हैं। ठीक है, जिसको हम नियतांक कहते हैं। तो R = V/I। इसके बाद यहाँ पर ये तो हो गया तुम्हारा ओम का नियम। इसके साथ ही ये तीनों जो विमाएं दी गई हैं, इसमें से क्या क्या है, R जो है ये आपका प्रतिरोध होता है, इसको नियतांक भी कहते हैं, प्रतिरोध होता है, और इसका मात्रक होता है बच्चों ओम। इसके बाद जो V होता है ये होता है विभवांतर, V होता है विभवांतर, इसका मात्रक होता है वोल्ट। इसके बाद I जो होती है ये होती है विद्युत धारा, इसका मात्रक होता है एम्पियर। तो बच्चों हमारे साथ साथ आप अपना नोट्स भी कंप्लीट करते जाइएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, इसके साथ केवल अभी ओम का नियम यहीं पर ख़त्म नहीं होता है। तो बच्चों इसके बाद ओम के नियम में अभी बहुत सारे टॉपिक हैं जो परीक्षा में हमेशा उठाए जाते हैं, खाली इनको भी नोट कर लेना। यहाँ पर ये सभी कंटिन्यू पूछे जाते हैं, और धारा का ये एम्पियर जो मात्रक है ये मूल मात्रक है। मूल मात्रकों की संख्या 7 होती है, और पूरक मात्राओं की संख्या मात्रक की संख्या 2 होती है। ठीक है ना, 7 मूल मात्रक में से जो धारा है ये 1 मूल मात्रक यहाँ पर दिखाया गया है या दिया गया है। तो बच्चों इसको अपनी कॉपी में अपना नोट कर लेना। इसके बाद अब आगे चलते हैं कि एग्जामिनर ओम के नियम से किस टाइप के क्वेश्चन और उठाता है, तो इनको जो है अपनी कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, आगे चलते हैं ओम के नियम से अभी और क्या क्या बाकी है। तो यहाँ देखते हैं कि जैसे ओम के नियम के आधार पर V/I अभिलक्षण वक्र। ठीक है, ओम के नियम के आधार पर VI अभिलक्षण वक्र,
ये किसे दर्शाता है, ये दर्शाता है यहाँ पर आपकी धारा रहेगी और यहाँ पर आपका V रहेगा। तो इस वाले पॉइंट पर आपका रहेगा रेजिस्टेंस R। तो बच्चों ये ओम का नियम दर्शाता है और बताता है ओम का जो VI अभिलक्षण वक्र होता है ये एक रेखीय होता है। कैसा? एक रेखीय होता है, ठीक है, एक रेखीय होता है। इसको हम लीनियर भी कहते हैं। लीनियर भी कहते हैं, एक रेखीय होता है। और इसमें क्योंकि आपने अभी अभी पढ़ा है I समानुपाती V होता है, जब दोनों समानुपाती होंगे परस्पर तो ये विकर्ण जो होगा एक सीधी रेखा में जाता है। ठीक है बच्चों, इसके आधार पर इसका ये विकर्ण, अगर इसमें पूछ दिया जाए कि जब धारा का मान बढ़ाते हैं और वोल्टेज का मान यदि स्थायी रखते हैं तो ये रेजिस्टेंस जो है, यहाँ पर रेजिस्टेंस का जो कोण होगा इन दोनों के बीच में ये घटेगा। जैसे हम इसको बढ़ाएंगे तो ये डाउन हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके जाएगा, ठीक है ना। अगर इसको हम कम करेंगे तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर ये अभिलक्षण वक्र है, इसमें धारा को आधार माना गया है, धारा को आधार माना गया है। आधार मतलब इसको हम रेफरेंस या बेस भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ होता है ओम के नियम में। इसके साथ और बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो भी पूछे जाते हैं ओम के नियम के आधार पर। इनको देखते हैं जरा। क्वेश्चन में जैसे पूछा गया कि वोल्टता तथा धारा का अनुपात स्थिर भौतिक अवस्था की स्थिति में क्या कहलाता है। क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन है स्थिर भौतिक अवस्था में, स्थिर भौतिक अवस्था में धारा तथा वोल्टता का अनुपात क्या कहलाता है। इसके बच्चों दो जवाब हैं, इसके दो जवाब हैं। पहला है ओम का नियम, ऑप्शन के आधार पर इसके जवाब निर्भर करते हैं, ओम का नियम। और दूसरा है प्रतिरोध, दूसरा है प्रतिरोध। इनका जो अनुपात बनेगा जाके धारा और वोल्टेज का, क्योंकि यहाँ पर जो आपका जो प्रतिरोध बनेगा R बराबर V/I होगा, ठीक है। तो ये जो दोनों का अनुपात है ये प्रतिरोध भी कहलाता है और यही ओम का नियम भी है। बताया जा रहा है I और V परस्पर समानुपाती है। तो इस क्वेश्चन का जवाब ये है एग्जामिनर के अनुसार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ओम का नियम किस पर लागू होता है। बच्चों इसको नोट करते जाना। अगला क्वेश्चन जो है ये दिया गया है यहाँ ओम के अनुसार ओम का नियम किस पर लागू होता है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है ओम का नियम किस पर लागू होता है, किस पर लागू होता है। तो जो इस जवाब का ये जो है परीक्षा में आए दिन हमेशा पूछा जाता है कि ओम का नियम किस पर लागू होता है, फिर पूछा जाता है ओम का नियम किस पर लागू नहीं होता है। तो यहाँ मैं बता दूँ, ऐसे चालक जो ताप बढ़ने के साथ साथ अपना प्रतिरोध परिवर्तित कर लेते हैं, ऐसे चाहे वो पदार्थ हो या कोई धातु हो, कोई भी ऐसा सिस्टम है जिसमें रेजिस्टेंस का वैल्यू टेम्परेचर के बढ़ने के साथ, ये बदलने के साथ बदलता है, तो उन पर ओम का नियम लागू नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है ओम का नियम किस पर लागू होता है। इसका जो जवाब है, इसका आंसर होता है शुद्ध चालक, शुद्ध चालकों तथा मिश्र धातुओं पर, ठीक है ना। इन पर जो है ओम का नियम लागू होता है। अब ये शुद्ध चालक कौन कौन से हैं, जैसे मान लीजिए Fe जिसको हम लोहा कहते हैं, ठीक है ना, आयरन होता है। इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं Au, इसको औरम कहते हैं, ये सोना होता है, शुद्ध धातु है। इसके बाद Ag लिख सकते हैं, ये चांदी होता है, ये भी शुद्ध धातु है। इसके बाद Cu लिख सकते हैं, ये तांबा होता है, कॉपर, ठीक है ना, ये भी शुद्ध धातु है, ठीक है ना। इसके बाद टिन वगैरह हम लोग लिख सकते हैं, Sn होता है टिन, ठीक है ना। टिन जो है ये भी शुद्ध धातु है। इसके बाद Pb है लेड, ये भी आपकी शुद्ध धातु है, लेड,
पीबी होती है, इसको सीसा कहते हैं, ठीक है ना। ये भी एक शुद्ध धातु है। इस पर मिश्र धातुओं के अंतर्गत कौन कौन सी आएंगी, जैसे मान लीजिए ये आपका पीतल है, ठीक है ना, पीतल है, और इसके बाद क्रोमियम है। ये जो धातुएं हैं मिश्र धातुओं के अंतर्गत आती हैं, ठीक है ना। तो इन धातुओं पर, इसके बाद सोल्डर है, सोल्डर के बाद आपका सोल्डर के बाद फ्यूज वायर है, फ्यूज वायर। तो ये मिश्र धातुएं हैं, इन पर ओम का नियम जो है लागू हो जाता है, इन पर ओम का नियम लागू हो जाता है। तो बच्चों अगला प्रश्न हमारा है कि ओम का नियम किस पर लागू नहीं होता है, ठीक है ना। ओम का नियम किस पर लागू नहीं होता है, इनको अपना नोट कर लेना सही से। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, ओम का नियम किस पर लागू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ओम का नियम किस पर लागू नहीं होता है। ओम का नियम किस पर लागू नहीं होता है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसका जवाब है बेटा, इसका जवाब है कि ओम का नियम, मैंने अभी अभी बताया कि ओम का नियम ऐसे स्थानों पर लागू नहीं होता है जहां पर तापमान के बदलने के साथ प्रतिरोध तेजी से चेंज हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपकी है कौन सी धातु है, अर्धचालक। जितने भी अर्धचालक और अर्धचालकों से बनी हुई धातुएं या पदार्थ हैं, अर्धचालक तथा इनके उत्पाद जैसे आईसी है, ट्रांजिस्टर है, डायोड है, ये सभी जो हैं इन पर ओम का नियम लागू नहीं होता है। इसके साथ साथ में आपका और किस पर नहीं लागू होता है ओम का नियम, वैक्यूम ट्यूब, इसको निर्वात नली कहते हैं, वैक्यूम ट्यूब, निर्वात नली, इस पर भी ओम का नियम लागू नहीं होता है। और बैटरी में जो इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघट्य कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट, इसको विद्युत अपघट्य कहते हैं, इस पर भी ओम का नियम लागू नहीं होता है, ठीक है बच्चों। तो ये याद रखना क्वेश्चन अपने, बहुत अच्छे प्रश्न हैं जो परीक्षा में आए दिन हमेशा ही पूछे जाते हैं। इसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी ओम के नियम के आधार पर पूछा जाता है। इसमें एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और इसको देखते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन को। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि यहाँ कहा गया है एक चालक का प्रतिरोध, यहाँ पर दिखा रहे हैं क्वेश्चन, लिखा है एक चालक का प्रतिरोध 40 ओम है तथा इससे प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा 2 एम्पियर है। तो विभवांतर की गणना करें। ये बेसिक का क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा उठाया जाता है बच्चों, आसान भी है बहुत ज़्यादा। इस पर लगाएंगे हम ओम का नियम, V = होता है IR, ठीक है। और यहाँ पर हम V = IR, यहाँ पर ये दिया गया आपका प्रतिरोध, R का मान यहाँ दिया गया है और ये दी गई है विद्युत धारा, ठीक है। I का मान यहाँ पर दिया गया है। इन दोनों का वैल्यू उठा करके इसके पास रख देंगे तो V = I का मान 2 दिया गया है, रेजिस्टेंस का मान आपका 40 है, 40 दूनी हो जाएगा 80 वोल्ट। और यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। तो बेटा मैं हर एंगल से आपको प्रत्येक तरीके के क्वेश्चन भी बताने की कोशिश करूँगा। बच्चे देखते रहना हमारे चैनल को लास्ट तक, मैं आपको बहुत सारी बेसिक की चीज़ें बताने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है
प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है। इसको अपना नोट कर लेना कॉपी पर, कॉपी पेन लेकर के जरूर बैठना। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं, मैं आपको पूरा नोट्स टेक्निकल का हर एक पोर्शन, हर एक एंगल से आपको डिटेल पूरा बताऊंगा। तो बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है। क्वेश्चन जो है यहाँ पर है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है। प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर लिखेंगे हम लोग, तो बेटा प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम बोला है, ये क्या कहलाता है, तो हम लिखेंगे ये होती है चालकता। प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है चालकता, इसको हम कैपिटल जी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और ये होता है आपका जी जो होता है, ये होता है 1/, प्रतिरोध की, ठीक है ना। तो प्रतिरोध का व्युत्क्रम जो होती है ये चालकता कहलाती है। अब इसमें चालकता का जो मात्रक होता है, ठीक है, चालकता का जो मात्रक होता है, इसको हम मोह या साइमन कहते हैं। साइमन इसका पुराना मात्रक है, एस के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। और मोह को जैसे घड़ा होता है, घड़े के समान चिन्ह से इसको प्रदर्शित किया जाता है। तो बच्चों यहाँ से चालकता और प्रतिरोध दोनों की परिभाषा, बेसिक परिभाषा क्या होगी। ऐसा गुण, किसी चालक में ऐसा गुण जिसके कारण धारा प्रवाह में रुकावट उत्पन्न होती है। किसी चालक में ऐसा गुण जिसके कारण धारा प्रवाह में रुकावट उत्पन्न होती है या बाधा उत्पन्न होती है, रेजिस्टेंस या प्रतिरोध कहलाता है। अब चालकता की परिभाषा क्या कहलाती है कि चालकता जो होता है ये किसी चालक में प्रवाहित होने वाली जो धारा होती है, उस धारा में सहायता करने वाला जो गुण होता है उसको हम चालकता कहते हैं। ये धारा प्रवाह के सहायक गुण को हम चालकता कहते हैं। तो चालकता सहायक होती है और प्रतिरोध जो होता है वो एक रुकावट होता है। जैसे पानी, बहते हुए पानी में आपने बाधा बना दी या रोड पर ट्रैफिक बना दिया, वो प्रतिरोध होता है। और अगर उसमें बता दिया गया, डायरेक्शन बता दिया कि आप इधर की तरफ चले जाइए, तो वो चालकता हो गया, मतलब सहायक हो गया। उसी में आगे की तरफ बढ़ने की शक्ति प्रदान करता है या बढ़ने के लिए बताता है। तो बच्चों नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा जाता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। जैसे दे दिया उसने किसी भी परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है, तो इसकी चालकता क्या होगी। तो जैसे उसने दे दिया क्वेश्चन में किसी परिपथ का प्रतिरोध जो रेजिस्टेंस है कितना है, 10 ओम है, चालकता क्या होगी। चालकता क्या होगी। तो बच्चों ये क्वेश्चन है। इसके बाद इसका जवाब होगा, जैसे मैंने लिखा है चालकता G बराबर 1/R होता है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि G = 1/10, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 10 का इसमें भाग दे देंगे और 0.1 S मतलब साइमन, कैपिटल एस लिखेंगे यहाँ पर, स्मॉल नहीं लिखेंगे, साइमन, ठीक है ना। तो 0.1 साइमन जो है इसका आपका आंसर बनेगा क्वेश्चन का, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, यहाँ लिखा है शक्ति तथा प्रतिरोध में क्या संबंध है। तो पावर और रेजिस्टेंस इनमें भी संबंध होता है। ये कैसा संबंध होता है, चलिए बताते हैं। बेटा आप कॉपी कलम लेकर के जरूर बैठना चैनल पर। अगर नए आए हुए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आपको बस थोड़ा सा ही तो काम करना है। अपने 2 या 3 मित्रों को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए तो हमारा मोटिवेशन अच्छा होगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि शक्ति तथा प्रतिरोध में क्या संबंध है। एक क्वेश्चन है, यहाँ लिखा है शक्ति तथा प्रतिरोध में संबंध, ठीक है ना, क्या है। शक्ति तथा प्रतिरोध में संबंध क्या है, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ से आप लोगों ने कई बार पढ़ा भी होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं बताता हूँ। तो बेटा जो शक्ति होती है पावर, ठीक है ना, जो शक्ति होती है P, इसमें हम लोग लिख सकते हैं I²R। यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि अगर धारा को स्थिर कर दिया जाए, ठीक है ना, धारा को यदि स्थिर कर दिया जाए
तो P जो है ये रेजिस्टेंस के समानुपाती होगी। ध्यान देना हमारी बात पर। अगर धारा को स्थायी I इक्वल टू जो है ना ये कैसी है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। और जब वोल्टेज को कांस्टेंट कर दिया जाए तो P बराबर होता है V स्क्वायर अपान R, ठीक है ना। तो P इक्वल टू हो जाएगा, P जो होगा ये 1 अपान R होगा। कब? जब वोल्टेज को, किसको? जब वोल्टेज V इक्वल टू क्या हो जाए, V इक्वल टू कांस्टेंट हो जाए। धारा का कोई भी इशू नहीं है, जब V नियतांक हो जाती है, ठीक है ना, उस समय प्रतिरोध शक्ति के समानुपाती हो जाता है। जब धारा नियतांक हो जाती है उस समय प्रतिरोध शक्ति के समानुपाती हो जाता है, ठीक है बेटा। तो इसको अपना याद रखना, ये कंडीशन जो है बहुत अच्छी कंडीशन है। अब अगली बात ये आपको बताते हैं ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, ठीक है ना। ये आपको बताते हैं कि ये फॉर्मूला निकलता कैसे है। इस फॉर्मूले के विषय में कुछ विशेष चर्चाएं हो रही है। चलो इसको देखते हैं जरा एक बार। तो ये शक्ति का फॉर्मूला ये कहाँ से आया? इससे पहले इसका एक मात्रक होता है वाट। बेटा इसका एक मात्रक और होता है जो इस बार यूपीपीसीएल ने पूछा है। ये बहुत कम नाम मात्र की किताबों में दिया गया है, जनरली दिया ही नहीं गया है। इसका शक्ति का एक मात्रक और होता है जिसको हम रेडिएंट फ्लक्स कहते हैं। रेडिएंट फ्लक्स ये भी शक्ति का ही मात्रक है। हो सकता है कि आपको ये हमारा बताया हुआ गलत लगे, तो यूपीपीसीएल की आप परीक्षा जो हुई थी इसकी उत्पादन वाली, जो 2022 में दिसंबर में जो परीक्षा हुई थी, उसमें आप इसको देख लेना, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया कि ये फॉर्मूला आपका कहाँ से आता है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, P बराबर VI cos phi, ये तो पढ़ा होगा। और आपने पढ़ा होगा जो शक्ति गुणक होता है, शक्ति गुणक जो होता है cos phi, ये क्या होता है? प्रतिरोध R और प्रतिबाधा Z, इन दोनों का अनुपात होता है, ठीक है। और इसके बाद आप लोगों ने एक और पढ़ा होगा V इक्वल टू IZ, ये भी होता है। ये होता है AC परिपथ में, जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ होते हैं, AC परिपथ में ओम का नियम होता है, ठीक है ना। AC परिपथ में जो होता है ओम का नियम होता है। और आपने ये अभी अभी जो ऊपर पढ़ा था कौन सा, V इक्वल टू IR, ये आपका था DC परिपथ में ओम का नियम, ठीक है। ये होता है AC परिपथ में ओम का नियम। ये भी प्रश्न यूपीपीसीएल ने उठाया है। और इन दोनों का वैल्यू उठा करके यहाँ पर रख देंगे, जब आप रखेंगे तो P V के स्थान पर हो जाएगा बेटा I VI हो जाएगा, या IV लिख सकते हैं, VI हो जाएगा इंटू ये I हो जाएगा, और इंटू हो जाएगा क्या, R/Z। Z से इस Z V इक्वल टू IZ, सॉरी यहाँ पर IZ होगा, Z से Z को कैंसिल कर देंगे तो P बराबर ये हो गया आपका I स्क्वायर, और यहाँ पर आपका ये R से बचा है। तो ये फॉर्मूला इसी का प्रोडक्ट है, इसी से आता है जब हम पावर फैक्टर और वोल्टेज का वैल्यू रख देते हैं, ठीक है ना। इसका मात्रक अभी भी मैंने बताया है, इसका मात्रक होता है वाट। एक बात हो रहा है, यदि जो आपके पास जो पावर है, पावर में यदि हम क्या करते हैं, जो शक्ति है, शक्ति में यदि हम समय से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपकी ये बन जाती है ऊर्जा। शक्ति में यदि समय से मल्टीप्लाई किया जाता है तो ये बन जाती है ऊर्जा। तो एनर्जी E इक्वल टू होता है P इंटू टी, ये भी एक फॉर्मूला होता है। और ऊर्जा की इकाई होती है वाट घंटा या फिर kWh, किलोवाट घंटा, ये भी होती है। ऊर्जा की इकाई जूल भी होती है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, तो इसको नोट कर लेना अपनी कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। ओम के नियम के अनुसार बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में हमेशा आए दिन पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों के अनुसार नेक्स्ट श्रेणी में जो आपकी टाइटल हेडिंग में डाला गया था, विद्युत धारा स्वभाव। तो विद्युत धारा का स्वभाव कैसा होता है, जो विद्युत धारा है ये किस प्रकार से बहती है। तो विद्युत धारा का स्वभाव, नेक्स्ट हेडिंग है आपकी विद्युत धारा का स्वभाव, हेडिंग नंबर 2, ओम के नियम से। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रश्न हमेशा आते रहते हैं। हेडिंग नंबर 2, विद्युत धारा का स्वभाव। तो विद्युत धारा का स्वभाव ये कैसा होता है। तो बेटा मैं आपको बताऊं, एक बनाते हैं यहाँ पर क्या, एक बनाते हैं यहाँ पर बैटरी। जरा ध्यान देना हमारी बात पर। एक बनाते हैं यहाँ पर बैटरी, ये आपकी बैटरी होगी। इसके अंदर भर देते हैं इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इसके अंदर भर देते हैं इलेक्ट्रोलाइट, ये हो गया आपका इलेक्ट्रोलाइट तरह H2SO4 होता है ना, सल्फ्यूरिक एसिड। इसके अंदर भर देते हैं इलेक्ट्रोलाइट। जब इलेक्ट्रोलाइट भर दिया गया और यहाँ पर बनाते हैं इसके क्या, ध्रुव बनाते, वो बनाते हैं ये पोलरिटी ध्रुवता। तो इसके
एनोड और कैथोड पॉइंट हो गई, ये हो गया आपका प्लस, ये हो गया माइनस। इसमें से एक परिपथ बनाते हैं, एक परिपथ बना करके इसमें से क्या करते हैं, एक लैंप को लगा देते हैं, क्योंकि जब तक ये परिपथ कंप्लीट नहीं होगा, जब तक ये परिपथ कंप्लीट नहीं होगा, धारा का प्रवाह नहीं हो सकता है। तो बेटा यहाँ पर जैसे ही ये लैंप लगाया गया, तो जब लैंप को स्विच ऑन किया जाएगा तो यहाँ से प्रकाश उत्पन्न हो जाएगा। प्रकाश उत्पन्न जैसे ही होगा, आपकी धारा बहेगी इस दिशा में। देखिए जरा, धारा की दिशा हो जाएगी ये। तो बैटरी के अंदर जो धारा प्रवाह होगा वो कुछ इस पोजीशन में होगा, और बाहर जो धारा का प्रवाह होगा वो इस पोजीशन में होगा, ठीक है ना। तो इसके बाद एक पॉइंट और अंदर चलता है, यहाँ पर एक बनाते हैं सर्किल, एक सर्किल बनाते हैं, और इसमें देखते हैं किसको, इलेक्ट्रॉन को। तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है ये इस दिशा में चलता है, इस दिशा में, विपरीत दिशा में, ठीक है। यहाँ पर इसमें दर्शाते हैं किसको, इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन इसके विपरीत दिशा में चलता है। तो क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे होते हैं। सबसे पहले चलते हैं इसकी कंडीशन पर। इसकी कंडीशन क्या है कि धारा सदैव बंद परिपथ में बहती है। पहला पॉइंट तो यही है, ठीक है ना। धारा प्रवाह सदैव बंद परिपथ में होता है। धारा का प्रवाह सदैव जो है बंद परिपथ में होता है। अगर परिपथ खुला हुआ है तो धारा का प्रवाह कभी नहीं हो सकता है। जैसे मैं यहाँ से इसको यहाँ से ओपन कर दें, अब इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा, ये परिपथ पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए, तभी धारा का प्रवाह यहाँ हो सकता है। सेकंड इसका पॉइंट बताता है, सेकंड पॉइंट बताता है कि धारा सदैव इलेक्ट्रॉन, जो धारा होती है, कौन सी धारा, विद्युत धारा, धारा सदैव क्या होगा, धारा सदैव इलेक्ट्रॉन के विपरीत प्रवाहित होती है। ये भी आपका पॉइंट है, धारा सदैव इलेक्ट्रॉन के विपरीत प्रवाहित होती है। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 में आपका क्या बनेगा। अब इस चित्र को ध्यान से देखिए, यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर पेपर में बहुत सारे पूछता है। इस चित्र को ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो परिपथ जो होता है बैटरी के बाहर की तरफ, ठीक है ना, बैटरी के इस रेखा से हम लोग बाहर की तरफ निरीक्षण करेंगे। सबसे पहले यहाँ देखेंगे, ये आपका एनोड है और ये आपका कैथोड है। एनोड प्लस से होकर के धारा जो है बाहरी परिपथ में किधर जाती है, माइनस की ओर। तो यहाँ पूछा जाता है कि धारा का प्रवाह किस ओर होता है, तो आप जवाब देते हैं डायरेक्ट, किससे, एनोड से कैथोड की ओर। परंतु यही एक शब्द अगर जोड़ दिया जाए कि धारा का प्रवाह बैटरी के अंदर किस ओर होता है, तो धारा का प्रवाह बैटरी के अंदर बेटा कैथोड से एनोड की ओर, कैथोड से एनोड की ओर। ये होता है आपका कैथोड और ये होता है आपका एनोड, ठीक है। तो कैथोड से एनोड की मतलब ऋण से धन की ओर होता है। अब इसके सापेक्ष यदि इलेक्ट्रॉन लिए जाए तो इलेक्ट्रॉन की गति है वो किधर होगी, परिपथ के बाहर जो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, परिपथ के बाहर ये कैसे होंगे, माइनस से प्लस की ओर, जैसे मैंने एरो लगाया है। और परिपथ के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे ये कैसे होंगे, प्लस से माइनस की ओर, मतलब धारा प्रवाह के जस्ट विपरीत। अब हमको करना क्या है, ये याद कैसे रखना है, कुछ नहीं करना है, परीक्षा में केवल एक ये बनाइए पॉइंट इस प्रकार से और 2 सर्किल लगा दीजिए, 2 सर्किल, अंदर वाले पर इलेक्ट्रॉन, बाहर वाले पर लिख दीजिए धारा। इसमें तीर इधर, इसमें तीर इस साइड में, और इसमें एरो जस्ट इसके इस साइड में, इसमें एरो इस साइड में। तो ये हो गया अंदर वाला भाग, ये हो गया बाहर वाला भाग। पेपर में अगर बाहर वाले का क्वेश्चन पूछा गया तो बाहर वाले को बताइए, अंदर वाले का पूछा गया तो अंदर वाले को बताइए। अगर क्वेश्चन पूछा गया किसी बैटरी के अंदर यदि किसी बैटरी के अंदर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किस ओर होता है, तो लिखेंगे माइनस से प्लस की ओर, उल्टा लिखेंगे। यहाँ पर प्लस से माइनस की ओर इलेक्ट्रॉन जो होता है, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इस दिशा में गति करता है इधर, और यहाँ पर ऐसे जाएगा, और इधर जो है ना ये धारा गति करेगी, ये पोजीशन होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन जो है किस ओर गति करता है, तो प्लस से माइनस की ओर बैटरी के अंदर, और जबकि धारा जो है माइनस से प्लस की ओर। तो एक साइड में प्लस लगा दीजिए, एक साइड में माइनस, सब कुछ निर्धारित हो जाएगा अपने आप, ठीक है ना बेटा। तो जैसे यहाँ पर मैंने ये बना रखा था, यहाँ पर देख सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बैटरी के अंदर प्लस से माइनस की ओर, जबकि बाहर माइनस से प्लस की ओर। ऐसे धारा प्लस से माइनस की ओर परिपथ के बाहर और माइनस से प्लस की ओर परिपथ के अंदर। तो इस चित्र से धारा का निर्धारण आप आराम से कर सकते हैं कि धारा जो है किस ओर प्रवाहित होती है। ये इसकी पोजीशन को हम देख सकते हैं। और यहाँ पर ये जो है ये होता है इलेक्ट्रोलाइट होता है, और
जो इलेक्ट्रोलाइट होता है बैटरी में, ठीक है ना, जो बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट जो इलेक्ट्रोलाइट होता है इसका क्या होता है, प्रतिरोध ताप गुणांक, जिसको हम RTC भी कहते हैं, प्रतिरोध ताप गुणांक होता है ये, प्रतिरोध ताप गुणांक, जिसको हम अल्फा 0 के नाम से भी जानते हैं, ठीक है बेटा। तो बैटरी में जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है ना, इसका प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। और यही गुण पाया जाता है किसमें, यही गुण पाया जाता है अर्धचालक में, और यही गुण पाया जाता है किसमें, ऋणात्मक ही यही गुण पाया जाता है किसमें, कुचालक में। कुचालक पदार्थों में, अर्धचालक पदार्थों में और इलेक्ट्रोलाइट में सेम गुण होता है। जो प्रतिरोध ताप गुणांक होता है ये ऋणात्मक होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है इनका रेजिस्टेंस घट जाता है, तो रेजिस्टेंस घट जाता है तो धारा का चालन प्रारंभ हो जाता है बैटरी के अंदर। अब बेटा एक बात और है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना, बहुत काम की चीज़ें हैं। नेक्स्ट पॉइंट है धारा से ही रिलेटेड, जो धारा का चालन है ना, धारा का चालन, धारा का जो चालन है ये नंबर 1 धातुओं में किसके कारण तथा दूसरा नंबर है इलेक्ट्रोलाइट में, इलेक्ट्रोलाइट ऑब्लिक तरल पदार्थ, तरल पदार्थों में धारा का चालन जो है ये किसके कारण होता है। ये पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि धातुओं में धारा, धातुएं जो होती हैं उनमें धारा का चालन किसके कारण होता है, ठीक है ना। धातुओं यहाँ पर अर्धचालक भी आ सकते हैं, ठीक है ना, अर्धचालक भी आ सकते हैं यहाँ, ठीक है ना, धातुएं या अर्धचालक ये भी आ सकते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रोलाइट जो होता है या तरल पदार्थ होता है, इसमें धारा का चालन किसके कारण होता है। तो यहाँ जो धातुएं होती हैं, धातुओं में धारा का चालन होता है किसके कारण बेटा, इलेक्ट्रॉन्स के कारण, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स के कारण धातुओं में धारा का चालन होता है, ये इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, ऋणात्मक आवेश होता है इसका। और इसके बाद जो इलेक्ट्रोलाइट या तरल पदार्थ होता है इसमें धारा का चालन होता है आयनों के कारण, ठीक है ना, इसमें आयनों के कारण धारा का चालन होता है। अब बेटा एक बात और है कि जो आयन होते हैं ये होते कितने प्रकार के हैं। तो जो आयन होते हैं, ठीक है ना, आयन जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। आयन के 2 प्रकार हैं। नंबर 1 में होता है धन आयन और एक होता है सेकंड ऋण आयन। धन आयन और ऋण आयन, इनके कारण धारा का चालन होता है, ठीक है। अब इसमें किसे हम एनायन और किसे कैटायन कहते हैं, ये भी समस्या बहुत ज़्यादा। अगर पूछ दिया जाए कि एनायन निम्न में से किसे कहा जाता है, ठीक है ना, और यहाँ पर धनायन दे दिया, ऋणायन दे दिया, धन दे दिया, ऋण दे दिया, ठीक है ना। तो इसको एक आसान एक तरीका है AA CC, इसको आप लोग बड़े आराम से याद रखेंगे। अगर आप भूल जाते हैं तो केवल इतना ही याद रखिए, ठीक है ना। तो इसके बगल इसी के जैसा लिख दीजिए और इसके बगल इसी के जैसा लिख दीजिए। तो जो एनोड होता है वो होता है एनायन और जो कैथोड होता है ये होता है कैटायन, ठीक है ना। एनोड जो होता है, जो एनोड होता है, एनोड मतलब होता है आपका प्लस, ये होता है एनायन, ठीक है ना, ये होता है एनायन। और जो कैथोड होता है, ठीक है ना, कैथोड जो होता है, कैथोड, ठीक है ना, मतलब माइनस, ठीक है ना, मतलब माइनस, इसको हम कहते हैं कैटायन, कैटायन, ठीक है ना। एनोड जो होता है जब बैटरी को आवेशित किया जाता है तो एनोड की तरफ एनायन, कैथोड की तरफ कैटायन जाते हैं, ठीक है ना। तो इनको याद रखना बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छा आसान तरीका है, AA लिख देंगे। और इसके बाद जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं इसमें आयनों के कारण धारा का चालन होता है और धारा प्रवाह इसमें धन आयन और ऋण आयन होते हैं, ठीक है ना। धन की ओर ऋण और ऋण की ओर धन आयन जाते हैं, मतलब ऋण टर्मिनल की तरफ धन आयन, धन टर्मिनल की तरफ ऋण आयन जाते हैं, तभी धारा का चालन हो पाता है, ठीक है ना। तरल पदार्थों में आयनों के कारण धारा का चालन होता है, जबकि धातुएं होती हैं या अर्धचालक होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स के कारण धारा का चालन होता है। तो बेटा और बहुत सारे क्वेश्चन हैं यहाँ मैं बताना चाह रहा हूँ।
लिखा है कि बैटरी, और इसके बाद आपका हाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आपको नोट करना होगा कॉपी में, अपनी कॉपी में नोट करते जाइएगा। मैं आपको बहुत अच्छा नोट्स बनाऊंगा बेसिक से लेकर के मशीन, हर चीज़, हर एक प्रत्येक चैप्टर का जो मैंने आपके सिलेबस में बता रखा है। तो यहाँ बेटा एक पॉइंट है कि जो लिखा है 1 एम्पियर बराबर, जब अगर किसी परिपथ से होकर के, क्वेश्चन है यहाँ, जब किसी परिपथ से 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स गुजरते हैं, ठीक है ना, गुजरते हैं, तो उस परिपथ की धारा प्रवाह कितने एम्पियर होगी, कितने एम्पियर होगी। तो बेटा इसको भी अपना बढ़िया से याद रखना कि जो 6.25 मतलब 625, ठीक है ना, ये आपका 2.5 का स्क्वायर लिखा हुआ है, जरा ध्यान से देखिए, ठीक है ना, और इंटू 10⁻18, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1 एम्पियर की धारा। ये आपका सही जवाब है, ठीक है बेटा, याद रखना है इसको। इसके बाद कुछ और भी पॉइंट हैं, जैसे मान करके चलिए कि एक अंतर्राष्ट्रीय ओम बराबर क्या होता है, तो एक अंतर्राष्ट्रीय ओम बराबर, एक अंतर्राष्ट्रीय ओम बराबर होता है 1 पॉइंट, इसके बाद 4 टाइम्स 0, इसके बाद 49 ओम। ये इसका सही जवाब है। पेपर में खूब अच्छी तरीके से कई बार इसको रिपीट किया गया है, इसको याद रखना। इसके बाद एक प्रश्न और आया है, यहाँ पर लिखा है 1 टॉर, TORR, ये 1 लिखा हुआ है, 1 टॉर इक्वल टू कितने PASCAL पास्कल होता है, ठीक है ना। तो पास्कल जो होता है, ये होता क्या है, दाब का मात्रक होता है, ठीक है ना। इसके बाद इसका सही जवाब होगा बेटा, याद रखना, 133.33 पास्कल, ठीक है। एक टॉर बराबर, जो टॉर होता है ये वायुमंडलीय दबाव का एक बहुत बड़ा मात्रक है, इसमें 133.33 पास्कल होता है, ठीक है, इसको अपना याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आपका है, एक हेडिंग डाली होगी, विभवांतर। ये विभवांतर क्या होता है, ये विभवांतर क्या होता है, किसी भी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभव या वोल्टता का जो डिफरेंस होता है, ठीक है ना, जो डिफरेंस होता है इलेक्ट्रॉन्स के कारण, प्रवाह के कारण डिफरेंस हो जाता है, वो विभवांतर होता है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं विद्युत वाहक बल या बैटरी, जो बैटरी अथवा जेनेटर होता है, इसमें वोल्टता पात का जो अंतर होता है वही होता है विभवांतर। तो बेटा यहाँ पर देखते हैं, एक हेडिंग डालते हैं, विभवांतर। विभवांतर ये हेडिंग डालते हैं। अब इसमें लिखते हैं, इसमें आपको लिखना है कि विद्युत वाहक बल तथा बैटरी और जेनेटर। जो विद्युत वाहक बल होता है, विद्युत वाहक बल तथा बैटरी और जेनेटर का वोल्टापात, जेनेटर का वोल्टापात का अंतर विभवांतर होता है। विभवांतर होता है। यहां से कुछ पॉइंट हैं, जैसे जेनेटर के लिए जो विभवांतर बनेगा जाके, ये V = E और V = जेनेटर में जो विभवांतर बनेगा, सॉरी यहाँ से लिखना है, जो EMF होगा, विद्युत वाहक बल होगा, इसका वैल्यू विभवांतर से अधिक होता है। इसके बाद जो मोटर होता है, ठीक है ना, मोटर के लिए पोजीशन एक उत्पन्न होती है, जो EMF होता है, विद्युत वाहक बल होता है, इसका मान कम होता है टर्मिनल की वोल्टेज से,
ठीक है ना। और बीच में ड्रॉप होता है कौन सा, IR ड्रॉप, इसका मात्रक होता है वोल्ट। इनमें सभी का मात्रक वोल्ट होता है, ठीक है ना, सभी का मात्रक वोल्ट होता है, चाहे वो विद्युत भार बल हो, चाहे टर्मिनल वोल्टता हो, चाहे वोल्टेज ड्रॉप हो, सभी का मात्रक बेटा जो है ना वो वोल्ट होता है, ठीक है। और जो ये कंडीशन लिखी हुई है इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं V = EMF माइनस IR, ठीक है ना। तो जहाँ बोला गया कि चाहे जनरेटर हो चाहे बैटरी हो, इसमें जो वोल्टापात होगा, वोल्टापात मतलब IR ड्रॉप जो होगा, ये विद्युत भार बल और इसका IR का ड्रॉप का जो डिफरेंस होगा ये आपका, ठीक है ना, टर्मिनल की वोल्टा बनेगा, इसका मात्रक भी आपका वोल्ट होगा। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट कुछ और पॉइंट हैं, उनको बेटा अपनी कॉपी में लिख लेना। इसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं। यहाँ धारा, प्रतिरोध, विभवांतर तथा शक्ति मापने वाले उपयंत्र, ठीक है ना, जो आपने आज पढ़ा हुआ है उनमें सभी में जिन जिन पैरामीटर को उपयोग किया गया है उन पैरामीटर को हम वास्तव में किस यंत्र के द्वारा माप सकते हैं उन पर विचार करते हैं एक बार, ठीक है ना। सबसे पहले लिखते हैं कि धारा, अब मापन लिखते हैं, ठीक है ना। जो जो पैरामीटर आपने उपयोग किए हैं उनमें सभी का मापन हम किन किन इंस्ट्रूमेंट के द्वारा कर सकते हैं। सबसे पहले आती है आपकी धारा, ठीक है ना, धारा I, इसका मापन हम किस यंत्र के द्वारा कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर हम लिख सकते हैं एमीटर, गैल्वेनोमीटर, एमीटर लिखेंगे, एमीटर के द्वारा हम धारा का मापन मिलीमीटर भी होता है, ठीक है ना, एमीटर के द्वारा धारा का मापन कर सकते हैं। इसके बाद टोंग टेस्टर होता है जिसको क्लिप ऑन टेस्टर भी कहते हैं, ठीक है ना, ये होता है टोंग टेस्टर, इसके द्वारा भी हम धारा का मापन कर सकते हैं। इसके बाद एक यंत्र और होता है जिसको हम धारा मापी कहते हैं, धारा मापी, इसका एक नाम और है गैल्वेनोमीटर। तो धारा का मापन इन यंत्रों के द्वारा किया जा सकता है। इसके बाद एक यंत्र और होता है जिसको हम मल्टीमीटर कहते हैं, इसके द्वारा भी धारा का मापन किया जा सकता है। अब बेटा इसके बाद आपका उपयोग हुआ था एक पैरामीटर और जिसको हम कहते हैं वोल्टा। वोल्टता का मापन हम किसके द्वारा कर सकते हैं। तो वोल्टता को मापने के लिए हम जनरली उपयोग करते हैं किसका, वोल्ट मीटर का उपयोग करेंगे, वोल्ट मीटर का उपयोग करेंगे, मल्टीमीटर का उपयोग करेंगे। इसी का नाम एक और होता है AVO मीटर, ठीक है, वोल्ट मीटर, मल्टीमीटर। इसके बाद क्लिप ऑन टेस्टर के द्वारा भी, क्लिप ऑन टेस्टर या टोंग टेस्टर, ये जो लिखा हुआ है इसके द्वारा भी, ठीक है ना, टोंग टेस्टर के द्वारा भी जो है ना वोल्टेज का मापन किया जा सकता है। तो टोंग टेस्टर के द्वारा वोल्टेज का मापन हम कब करते हैं, इसमें एक चीज़ की आवश्यकता होती है जिसको हम प्रोब लीड कहते हैं, ठीक है बेटा, प्रोब लीड। तो प्रोब लीड लगा करके हम क्या, प्रोब लीड इसमें टोंग टेस्टर में जोड़ करके हम किसका, इसके द्वारा हम वोल्टता का मापन कर सकते हैं और धारा का मापन हम डायरेक्ट कर सकते हैं। पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा हम केबल को बिना छीले उसकी धारा का मापन कर सकते हैं, तो यही टोंग टेस्टर ही है। टोंग टेस्टर बेटा CT के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है ना। CT क्या है, ये आपका करंट ट्रांसफार्मर होता है, धारा पैरामीटर इसको कहते हैं। इसके बाद आपकी एक और इकाई आई है जिसका नाम था प्रतिरोध, जिसका नाम था प्रतिरोध। अब प्रतिरोध, इसका मापन हम किसके द्वारा करेंगे। प्रतिरोध को मापने के लिए सबसे पहले आपका मेगर आता है, ठीक है ना, मेगर आता है, ये मेगा ओम में वोल्टता का मापन करता है, रेजिस्टेंस प्रतिरोध का मापन करता है। इसके बाद मेगर के बाद मल्टीमीटर भी यहाँ आता है, मल्टीमीटर। इसके बाद व्हीट स्टोन सेतु आता है, व्हीट स्टोन सेतु आता है। इसके बाद केल्विन का दोहरा सेतु आता है, केल्विन का दोहरा सेतु आता है, केल्विन डबल ब्रिज इसी को कहते हैं। केल्विन के दोहरे सेतु के द्वारा हम 1 ओम से कम का प्रतिरोध मापते हैं, इससे मेगा ओम, और इसका उपयोग करते हैं कौन सा प्रतिरोध, मध्यम प्रतिरोध,
मध्यम प्रतिरोध मापने के लिए इसका उपयोग करते हैं, ठीक है ना। मल्टीमीटर का उपयोग भी हम मध्यम प्रतिरोध मापने के लिए करते हैं। इसके बाद एक पॉइंट और आया था बेटा, यहाँ पर एक पॉइंट और आया था जिसको हम शक्ति कहते हैं, शक्ति, ठीक है ना। 4 नंबर पर पावर, शक्ति, इसको P के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसको मापने के लिए जनरली हम वाट मीटर का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। वाट मीटर का उपयोग करते हैं। वाट मीटर के द्वारा शक्ति का मापन, किस शक्ति का मापन, औसत शक्ति का मापन जो है वाट मीटर के द्वारा कर सकते हैं। इसके बाद ए मीटर वोल्ट मीटर, ठीक है ना, ए मीटर डैश वोल्ट मीटर, इन दोनों की सहायता से हम धारा का मापन कर सकते हैं। अब शक्ति के जो मात्रक होते हैं, एक मात्रक होता है आपका वाट और दूसरा मात्रक अभी मैंने लिखा था रेडियंट फ्लक्स होता है, रेडियंट फ्लक्स है। इस बार रेडियंट फ्लक्स जो है यूपीपीसी जो उत्पादन की परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था। तो बेटा हमारा वीडियो कैसा लगा आपको? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे पिछले वीडियो और यूपीपीसीएल का जो सिलेबस है वो हमने वीडियो के लास्ट में स्क्रीन पर लगा रखा है, आई बटन पर भी लगा हुआ है, आप उसको जाकर के देख लेना कि किस सिलेबस के आधार पर हमको यूपीपीसीएल की पढ़ाई करनी चाहिए। तो बेटा मैं मेहनत से आपको वीडियो पढ़ाऊंगा और हर चीज़ में मेहनत से पढ़ाऊंगा और आप लोगों का पहले ही प्रयास में यूपीपीसीएल की परीक्षा क्लियर होनी चाहिए। तो हमको और आपको तो और आपके घर वालों को सभी लोगों को बहुत ज़्यादा हार्दिक खुशी होगी। और बस जब मैं इतनी मेहनत करता हूँ तो आप एक हमारे लिए छोटी सी मेहनत कर सकते हैं। केवल ये वीडियो हमारा आप कम से कम अपने 2 या 3 मित्रों के पास जरूर शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।